गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई, कनेक्ट हो जाइए जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। शुरू करते हैं क्लास। कल लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल पर छोड़ा था, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल पर छोड़ा था। एक कल वाली क्लास में लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल पर छोड़ा था, है ना भाई? मार्कर दूसरा आ गया था मेरे पास। हाँ, कल वाली क्लास में लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल पर छोड़ा था, सही बात है। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कनेक्ट हो, जितने भी कनेक्टेड हो सारे मैसेज कर दो फटाफट। हाँ भैया सभी कनेक्टेड लग रहा है मेरे को तो। हाँ सभी कनेक्टेड है, सभी ठीक है भाई। देखिए हम बात करते हैं लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। कल क्या बात हुई थी भाई? ये एक्सटेंशन है किसका? भाई आप एक बार इस बारे में कोचिंग से बात कर लीजिए, जिसके एग्जाम चल रहे हैं ना। हाँ तभी तो कल बच्चे कम थे मेरे ख्याल से। कोमल इस बारे में आप बात कर लीजिए, क्लासेस अपने आप ही कम हो जाएंगी। 4-5 क्लास क्वांटम की बचे, फिर खत्म ही हो जाएगा लगभग। फिर क्या ही बचा? फिजिकल में तो कुछ बचा नहीं है, फिर तो हो ही जाएगा सब। फिर तो क्या ही बचेगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, है ना? ठीक है। देखिए भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ कल की क्लास देख लेना भाई, आपको दिक्कत हो जाएगी। कल की क्लास नहीं देखी तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप रेगुलर क्लास लेते रहें, पर कल की क्लास आपको देखनी थी जरूर। हाँ इसीलिए कल बच्चे कम थे, मेरे को लग रहा था कल कम है थोड़े से। देखो भाई, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, जिसमें जो ट्रायल वेव फंक्शन है ना, जिसमें जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो लीनियरली डिपेंड करता हो किसके ऊपर? वेरिएशनल पैरामीटर्स के ऊपर। लीनियरली डिपेंड करता हो किसके ऊपर? वेरिएशनल पैरामीटर्स के ऊपर। सी आई फाई आई, सी आई फाई आई, जिसमें जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो, जिसमें जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो लीनियरली डिपेंड करता हो वेरिएशनल पैरामीटर्स के ऊपर, वेरिएशन पैरामीटर के ऊपर। वेरिएशन पैरामीटर कौन है भाई? सी आई जो है वो क्या है? वेरिएशनल पैरामीटर, वेरिएशनल पैरामीटर्स हैं। देखो भाई, देखो ध्यान से देखना भाई, यहां तो गजब होने वाला है आज तो आप कुछ ना कुछ देखोगे अलग सा। देखिए मैं मान लेता हूं लेट द वेव फंक्शन, लेट द ट्रायल वेव फंक्शन psi be written in terms of phi 1 and phi 2, that is psi is equal to c1 phi 1 plus c2 phi 2। फाई 1 फाई 2 क्या है? वेव फंक्शंस हैं एक ही स्टेट के। C1 C2 क्या है? C1 C2 क्या है भाई? C1 C2 वेरिएशनल पैरामीटर्स हैं। C1 C2 आर, C1 एंड C2 आर वेरिएशनल पैरामीटर्स। ऐसी चीज पहले भी पढ़ी है, ऐसी चीज पहले भी पढ़ी है। कहां पढ़ी है भाई? याद हो तो, दीज आर वेरिएशन पैरामीटर्स। ऐसी चीजें पहले भी पढ़ी हैं आपने, बोलो भाई। ऐसी चीजें पहले भी पढ़ी हैं आपने, पढ़ी ऐसी चीज, ऐसा फंक्शन पहले भी पढ़ा है आपने। लीनियर कॉम्बिनेशन देखा पहले भी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा है पहले भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा। बोलो भाई, बोलो, देखा है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? देखा है कि नहीं? लेकिन ये उससे अलग है, दोनों बातें बिल्कुल अलग है भाई। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ये चीज अलग है। देखो सुपरपोजिशन में क्या हुआ था, सुपरपोजिशन में क्या, देखो जैसे ऐसा बोला था कि एक टाइम में पार्टिकल इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसा कुछ लिखा था ना, याद हो तो।
2s में भी और 2p में भी ऐसा कुछ लिखा था। कैट पॉइजन एक्सपेरिमेंट, एक टाइम में दो पॉसिबिलिटीज की बात हुई थी, ऐसे बनाया था। तो जब यहाँ पार्टिकल होगा वो 2s में भी होगा 2p में भी होगा। वहां पर दो अलग अलग स्टेट का कॉम्बिनेशन लिखा था, दो अलग अलग स्टेट का कॉम्बिनेशन लिखा, जैसे px का और py का लिखा था। लेकिन यहां पर स्टेट सेम है। स्टेट क्या है? सेम है। उसी स्टेट की कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, उसी स्टेट को लिखने के कई सारे तरीके हैं। जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे, जितने ज्यादा पैरामीटर होंगे, उतना ही आपका जो सिस्टम है वो आइडियल के क्या जाता चला जाएगा, क्लोज जाता चला जाएगा। यहां पर क्या है, अगर ये ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है तो ये भी ग्राउंड का ही होगा, ये भी किसका होगा? ग्राउंड स्टेट का ही होगा। समझ में आ रही मेरी बात? दोनों में फर्क है। वहां पर सुपर पोजिशन था, यहां पर सुपर पोजिशन यही है, नहीं है। यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहां पर क्या है भाई? लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक ही स्टेट के अलग अलग वेव फंक्शंस का, एक ही स्टेट के बाद। दोनों चीजों में फर्क है। दोनों चीजें क्या हैं? डिफरेंट हैं। दोनों चीजें क्या है भाई? डिफरेंट है। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का। जो दोनों चीजें हैं वो कैसी हैं? वो अलग हैं, वो सेम नहीं है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। ठीक है भाई। अब पहला काम तो क्या होता है वेरिएशन मेथड में? एक ट्रायल वेव फंक्शन मानना। मैंने ट्रायल वेव फंक्शन मान लिया है। अब दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी E बराबर एवरेज वैल्यू एनर्जी की किसके बराबर होगी? साई स्टार H साई डी टाउ डिवाइड बाय साई स्टार साई डी टाउ। अगर नॉर्मलाइज होगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर नॉर्मलाइज होगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही बात है। इसको लिखूंगा E इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और इसके ऊपर कंजुगेट, बीच में हैमिल्टोनियन C1 प्लस C2 और पीछे क्या? डीटा डिवाइड बाय C1 प्लस C2 और ऊपर क्या भाई? कंजुगेट, इधर क्या? C1 प्लस C2 और पीछे क्या भाई? डीटा। पीछे क्या आ जाएगा भाई? डीटा आ जाएगा। इस तरीके से कर लोगे। यही तो मैंने लिखा। मैंने किसकी वैल्यू रखी है? बस साई की वैल्यू यहां पर रखी है, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल साई की वैल्यू रखी है। ठीक है। अब देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। देखो C1 स्टार, देखो C1 स्टार 5 स्टार इंटू C1 और 5 और पीछे क्या? डेटा। ये बन जाएगा कुछ ऐसा। E इज इक्वल टू ये बनेगा भाई इंटीग्रेशन C1 स्टार C1 5 स्टार 5 डेटा, बीच में h रह जाएगा भाई, बीच में h रह जाएगा 5 बल्कि इंटीग्रेशन मुझे C1 स्टार और C1 को बाहर 5 स्टार h 5 डेटा प्लस C1 स्टार C2 बाहर 5 स्टार h 5 डेटा प्लस C2 स्टार C1 बाहर 5 h 5 यहां पर कंजुगेट डेटा प्लस यहां पर C2 स्टार C2 5 स्टार h 5 और पीछे क्या? डेटा। ये बन जाएगा। और इसके डिवीजन में क्या है? इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा भाई? डिवीजन में आ जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया है। मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया है? ओपन कर दिया है। और नीचे आप देखोगे ऐसा हो जाएगा। ये होगा C1 स्टार C1, यहां पर क्या? 5 स्टार 5 डेटा प्लस C1 स्टार C2 5 डेटा प्लस ये बनेगा भाई, यहां पर कंजुगेट आ जाएगा C2 स्टार C1, घर पे गुणा करते रहना भाई, ये बन जाएगा। अरे ये बन जाएगा, ये कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके सामने 5 स्टार 5 डेटा। दैट विल बी द ओवरऑल रिजल्ट। बोलो भाई, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें? देखो अब क्या लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं। देखो C1 स्टार, यहां देखना भाई, अब मेरे को कई सारी चीजें यहां पर आपको बतानी पड़ेंगी। C1 स्टार C1 स्क्वायर लिख दूंगा, C1 स्टार C2 को C1 C2 लिख दूंगा, C2 स्टार C1 को C2 C1 लिख दूंगा,
C2 स्टार, C2 को C2 का स्क्वायर लिख दूंगा। इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए ना। इसके बाद यहां देखो भाई, जो phi1 स्टार H phi1 d टाउ है, रियलिटी में क्या है, phi1 है और H है phi1 है। मतलब phi1 जब वेव फंक्शन लिखा जाएगा तो ये रियलिटी में उसकी एनर्जी बता रहा है। अगर phi1 नॉर्मलाइज है तो ये उसकी एनर्जी बता रहा है। तो ये इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं H11, H11 मतलब H तो बीच में और एक phi1 यहां पर और एक phi1 यहां पर। ऐसा ही कहां लिखते हैं, phi2 स्टार H phi2 d टाउ, ये क्या होता है भाई, H22, H22। इसी तरीके से भाई, इसी तरीके से यहां लिखते हैं phi1 स्टार H phi2 d टाउ, ये क्या आ जाएगा, H12 बन जाएगा। इसी तरीके से phi2 स्टार जब लगा देगा यहां पर हैमिल्टोनियन लगा देगा, phi1 d टाउ लगा देगा, क्या आ जाएगा, H21 बन जाएगा, H21 बन जाएगा। सही बात है। इसी तरीके से जब बात करूंगा, जब यहां पर बात करूंगा तो यहां पर देखोगे phi1 d टाउ को लिख दूंगा S11, phi2 d टाउ को लिख दूंगा S22 और phi2 d टाउ को लिख दूंगा S12, phi1 d टाउ को लिख दूंगा S21। अब देखो भाई इनका मतलब क्या है, क्या मतलब है इनका, क्या मतलब है इनका, देख भाई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। यहां देखोगे, देखो भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इनको क्या कहते हैं, देखो इसको, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कूलॉम इंटीग्रल्स। इनको क्या कहा जाता है, ये क्या है, कूलॉम इंटीग्रल्स, कूलॉम इंटीग्रल्स, इनको क्या कहते हैं, कूलॉम इंटीग्रल्स। इसमें क्या है भाई, एक और दो के बीच में एक्सचेंज की बात कर रहा है, एक और दो के बीच में एक्सचेंज की बात कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर चला जाएगा, जब आपको एमओटीवीटी पढ़ाई जाएगी तब भी आपको मैं इसका मतलब बता दूंगा। इनको कहा जाता है एक्सचेंज इंटीग्रल, जो एक्सचेंज एनर्जी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, एक्सचेंज इंटीग्रल, एक्सचेंज इंटीग्रल्स, एक्सचेंज इंटीग्रल्स। यहां पर क्या होगा, अगर फंक्शन नॉर्मलाइज होगा, इफ नॉर्मलाइज्ड, इफ phi1 phi2 नॉर्मलाइज्ड, अगर ये नॉर्मलाइज्ड हैं तो क्या होगा भाई, S11 और S22 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज है फंक्शन। और इनको क्या कहा जाता है, देखो भाई, देखो, अरे देखो phi1 लिखता तो 1 में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता। देखो यहां पर phi1 होता तो पहले वाले में प्रोबेबिलिटी बताता, phi2 होता दूसरे में प्रोबेबिलिटी बताता। अब क्या बता रहा है, phi1 जो है वो बता रहा है कि ओवरलैपिंग कितना है, दोनों में कॉमन रीजन कितना है, दोनों में कॉमन रीजन कितना है। इनको कहते हैं ओवरलैप इंटीग्रल, ओवरलैप इंटीग्रल। इनको क्या कहा जाता है भाई, ओवरलैप इंटीग्रल कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, ओवरलैप इंटीग्रल्स। इनको क्या कहा जाता है भाई, ओवरलैप इंटीग्रल्स, ओवरलैप इंटीग्रल्स। इनको कहते हैं ओवरलैप इंटीग्रल्स। सही है। और बोलिए भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। और बोलिए भाई। डाउट है क्या किसी को, बोलो। मोनिका, क्योंकि वो एक ही स्टेट है भाई, एक ही की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है। जैसे ये भी ग्राउंड का और ये भी ग्राउंड का है, ये भी ग्राउंड का और ये भी ग्राउंड का है, दोनों ही ग्राउंड के हैं, तो ग्राउंड का ऑर्थोगोनल कैसे हो सकता है।
वहां पर क्यों ऑर्थोगोनल हुए थे? वहां पर एक 2s का था, एक 2p का था, 2s 2p के ऑर्थोगोनल। यहां पर तो दोनों ही 2s के हैं, यहां पर तो दोनों ही 2s के हैं ना, या फिर दोनों ही 1s की बात करेंगे, ऐसा होगा। तो 1s 1s के ऑर्थोगोनल कैसे हो सकता है, बताओ मुझे। यही तो फर्क है दोनों में, सुपर पोजिशन में और इसमें फर्क है। और अभी जब एमोटिविटी पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी बातें, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और भी समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, समझ में आया हो तो आगे बढ़ो भाई। हाँ, एक्सचेंज इंटीग्रल मतलब एक्सचेंज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको आप बाद में रेजोनेंस एनर्जी बोलोगे, जिसको अक्ल क्या कह देगा बाद में, रेजोनेंस एनर्जी बता देगा। लो भैया पूर्वा पीछे कर देता हूँ एक स्लाइड। हालांकि मैं सीधा भी लिख सकता था, पर मैंने सीधा लिखना नहीं चाहा, पर मैंने सीधा लिखना नहीं चाहा। देख लीजिए पूर्वा, बोलो बोलो बोलो। अपूर्व आगे बढ़ूं, अगर हो गया हो तो क्लियर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं अगर क्लियर हुआ हो तो? क्लियर क्लियर बोलते हैं जो भी बोलते हैं। हाँ करती बाद में पूछ लेना, क्लास के एंड में पूछ लेना भाई। देखो भाई, देखो देखिए भाई, बल्कि इस लाइन की तो जरूरत भी नहीं, मैं लिख सकता हूं यहां से E बराबर C1 स्क्वेयर H11 C1 C2 H12 C2 C1 H21 C2 स्क्वेयर H22। यही बन जाएगा, सिंपल सिंपल बनेगा भाई। यही नीचे क्या लिखूंगा, C1 स्क्वेयर S11 C1 C2 S12 C2 C1 S21 C2 स्क्वेयर S22, यही बन जाएगा। ठीक है। अरे सूर्यांश, हैमिल्टन किसी का मतलब वो थोड़ी है, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का मामा थोड़े ना है। वो तो भाई अगर 5-1 H और 5-1 आएगा तो फिर वो 5-1 वाले स्टेट की बता देगा, 5-2 के बीच में आएगा तो 5-2 की बात करेगा, वो ट्रायल के बीच में आएगा तो ट्रायल की बात करेगा। वो हैमिल्टन हो क्या होता है, काइनेटिक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, दैट्स इट, इतना ही होता है। अगर आप उसको 1s स्टेट के फंक्शन के बीच में लिखोगे तो 1s की एनर्जी बता देगा, 2s के लिए लिखोगे तो 2s की बता देगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 1s का अलग और 2s का अलग। हैमिल्टन तो फिक्स है, वो तो फिक्स है ना भाई, वो तो फिक्स है। देखो भाई, ये हमने एनर्जी निकाल ली, ये हमने क्या निकाल लिया है, एनर्जी को निकाल लिया है। ये हमने क्या निकाल लिया है भाई, एनर्जी को निकाल लिया है। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ और लिख देता हूं, कुछ और लिख देता हूं। यहां पर मैं बात करता हूं जो H12 है, जो H12 है, अगर H12 इफ H12 बराबर हुआ H21 के, अगर H12 बराबर हुआ H21 के, अगर H12 बराबर हुआ H21 के, तो यहां पर आ जाएगा। चलो अभी नहीं करते, बाद में करते हैं। ये देखो, ये देखिए भाई, इसको लेके जाऊंगा इधर, E इंटू C1 स्क्वेयर S11 प्लस C1 C2 S12 प्लस C2 C1 S21 प्लस C2 स्क्वेयर S22 इज इक्वल टू बन जाएगा C1 स्क्वेयर H11 C1 C2
H12, C2C1 H21, C2 स्क्वेयर H2, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। अब दो स्टेप तो हो गए। पहला स्टेप क्या होता था, ट्रायल वेव फंक्शन मानना। दूसरा स्टेप क्या होता था, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालना। ये रही एनर्जी आपके सामने। अब क्या करना है, अब मुझे C1 C2 की वैल्यू चाहिए, तो टू फाइंड C1 डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to C1, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू C1, और फिर डेल E बाय डेल C1 को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, एंड देन डेल E बाय डेल C1 को कहां लेकर चले जाओगे, जीरो के बराबर लेकर चले जाओगे। यही तो करना होता। वहां से क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा वहां से, C1 आ जाएगा भाई। देखो, देखते हैं क्या होगा, कमाल हो जाएगा आज तो, देख लेना। देखो भाई, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार तो डेल E बाय डेल C1, डेल E बाय डेल C1, और पीछे एज इट इज C1 स्क्वेयर S11, C1 C2 S12, C2 C1 S21 प्लस C2 स्क्वेयर S22 प्लस E तो एज इट इज, E तो एज इट इज, और अंदर वाले का C1 के रिस्पेक्ट में C1 स्क्वायर का करोगे तो 2C1 आ जाएगा, 2C1 S11। इसका C1 के साथ करोगे तो C2 बच जाएगा, और यहां पर भी C2 बच जाएगा। ये बचेगा C2 S12 प्लस C2 S21 प्लस ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि C1 तो है नहीं, प्लस जीरो इज इक्वल टू किसके बराबर, यहां 2C1 हो जाएगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा, C2 H12 प्लस C2 H21 प्लस जीरो। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, किसी को डाउट है? बोलो भाई, डाउट है किसी को? डाउट है क्या किसी को? बोलिए बोलिए बोलिए। कोई डाउट नहीं है। देखो भाई, अब C1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको जीरो करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। C1 निकालने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा। जब इसको जीरो कर दूंगा तो पहले वाले टर्म खत्म हो जाएगी। मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा, मैं आगे वाले पेज पे लिखता हूं, मेरे पास ये बचेगा बस, एक तो ये और एक ये। अगर ये जीरो हो गया तो इसको ही तो जीरो करना है, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये बचेगा और ये बचेगा। मैं लिखता हूं आगे वाले पेज पे, लिखता हूं, मेरे पास बचेगा E इंटू 2C1 S11 प्लस C2 S12 प्लस C2 S21। this is equal to 2 into C1 H11 plus C2 H12 plus C2 H2। बोलो भाई, ऐसा ही बन जाएगा। देख लो भाई, देख लो तुम क्या करोगे, पता ना क्या करोगे तुम, मेरे को समझ नहीं आ रहा उसी बात। बोलो रे, ऐसा हो जाएगा ना? यही तो लिखा मैंने, यही तो लिखा है यार, ऐसा बन जाएगा। सिंपल था ये तो। देखो कहां से शुरू हुए और कहां पर पहुंचे, बहुत सिंपल रिजल्ट हमारे पास सामने आ गए हैं। अब यहां पर क्या करता हूं, यहां पर एक दो चीजें मान लेता हूं। अगर H12 बराबर हुआ H21 के, अगर H12 अगर phi1 और phi2 एक जैसे ही हुए,
अगर 5 जनरली क्या होता है, दोनों ही हाइड्रोजन होते हैं या फिर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन होगा तो अलग हो जाएगा। मतलब मान लो जो 5 है वो 1s है, 5 भी 1s है, लेकिन 5 तो हाइड्रोजन का 1s है और 5 जो 1s है वो किसका है, वो क्लोरीन का है। पर दोनों में फर्क आ जाएगा फिर, क्योंकि वहां पर ज्यादा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो रिपल्सन और अट्रैक्शन फैक्टर चेंज हो जाते हैं, की वजह से जो डेंसिटी है वो चेंज कर जाती है। लेकिन अगर दोनों ही हाइड्रोजन तो बराबर हो जाएगा। और आपको पता है S12 तो ओवरलैप है, तो जितना पहले दूसरे का ओवरलैप होगा उतना ही दूसरे पहले का भी ओवरलैप होगा, जितना पहले दूसरे का ओवरलैप होगा उतना ही दूसरे पहले का भी ओवरलैप होगा। तो यहां से कह सकता हूं दिस इंप्लाइज E इंटू 2C1S11 प्लस C2S12 प्लस C2S12, ऐसा लिख दूंगा 2C1H11 प्लस C2H12 प्लस C2H12। सही है, ये बन जाएगा। देखो ये भी डबल दो तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो E इंटू C1S11 प्लस C2S12 इज इक्वल टू C1H11 प्लस C2H12। सारे को इधर ले आओ या फिर इसको उधर लेकर चले जाओ। इसको उधर लेकर चले जाओगे तो क्या बन जाएगा, C1H11 माइनस C1ES11, ये लेके जाऊंगा उधर, प्लस C2H12 माइनस C2ES12 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में से C1 कॉमन, H11 माइनस ES11 प्लस दूसरे में से C2 कॉमन, H12 माइनस ES12 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई किसी को डाउट हो तो। बोलो भाई, किसी को भी डाउट है तो बोलिए। डाउट है क्या? डन हो गया? देखो भाई, ये तो मेरे पास कब इक्वेशन आई, जब मैंने डेल ई बाय डेल C1 को 0 किया। जब मैंने क्या किया, ये तो मेरे पास कब आई इक्वेशन, जब मैंने डेल ई बाय डेल C1 को 0 किया। ठीक है, अगर मैं क्या करता, इफ सिमिलरली if del E by del C2 is equal to 0, then we get क्या मिलेगा हमें, C1 H12 माइनस ES12 प्लस C2 H22 माइनस ES22 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, बोलो भाई, ऐसा ही मिलेगा आपको, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। करके देख लेना, घर पे ऐसा ही होगा, घर पे करके देख लेना भाई, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। घर पे कर लेना, बाहर कर लेना, गली में कर लेना, सड़क पे करके देख लेना, कहीं भी करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो इक्वेशन आ गई हैं। पहली कौन सी, पहली आई है हमारे पास C1 H11 माइनस ES11, बाहर क्या भाई C1 प्लस H12 माइनस ES12, बाहर क्या C2 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या भाई H12 माइनस ES12, बाहर C1 प्लस H22 माइनस ES22, बाहर क्या भाई C2। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, और इनको मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं, H11 माइनस ES11, अगर किसने थोड़ा बहुत भी मैट्रिक्स पढ़ा है, ES12 H21, अरे 21 आएगा भाई, यहाँ पर 21 आएगा भाई, गलती से लिखा मैंने, अगर कहीं भी लिखा सही कर लो उसको,
पीछे भी लिख दिया क्या यही 2 1 आएगा भाई यहाँ पर H21 2 1 आएगा देखो। ऐसा आएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, H21 माइनस ES21 H22 माइनस ES22 यहाँ पर बंद, यहाँ पर बंद, और पीछे क्या भाई C1 और C2 ये किसके बराबर 0 के बराबर, 0 के बराबर। और देखो ये वाली टर्म तो 0 होगी नहीं, ये वाली टर्म तो 0 होगी। देखो मैट्रिक्स की एक एप्लीकेशन होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका एडजॉइंट एग्जिस्ट ना करता हो। देखो क्यों एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि ये 0 के बराबर चली जाएगी। C1 C2 तो 0 नहीं होगा, C1 C2 तो 0 नहीं होगा, C1 C2 तो 0 नहीं होगा। और मैं यहाँ से क्या कहूँगा, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये 0 चली जाएगी। अगर ये 0 चली जाएगी तो पक्की बात है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ से क्या पता चलेगा, दिस इम्प्लाइज जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। H11 माइनस ES11 H12 माइनस ES12 H21 माइनस ES21 H22 माइनस ES22 ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेक्युलर डिटर्मिनेंट। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं सेक्युलर डिटर्मिनेंट। इसको कहते हैं सेक्युलर डिटर्मिनेंट, इसको कहते हैं सेक्युलर डिटर्मिनेंट। दिस इज नोन एज सेक्युलर डिटर्मिनेंट। इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है सेक्युलर डिटर्मिनेंट। इसको कहते हैं सेक्युलर डिटर्मिनेंट। दिस इज नोन एज सेक्युलर डिटर्मिनेंट। बोलो भाई, देख लो पीछे, देख लो पीछे भी देख लो, चलो बोलो भाई। पीछे कर देना सरिता, मैंने पीछे कर तो दिया। ठीक है, मैं 2 लाइनें लिखता हूं इसके बारे में। बोलो भाई। ठीक है भाई, देखिए यहां पर क्या होता है, द सेक्युलर डिटर्मिनेंट, द सेक्युलर डिटर्मिनेंट is to be solved. The secular determinant is to be solved to get the value of energies. And in a variation method, we choose, आप जब इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास एनर्जी की 2 वैल्यूज आएंगी, आपके पास दो वैल्यू आएंगे एनर्जी की। एंड इन वेरिएशन मेथड वी चूज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, we choose the minimum value of energy. In variation method we choose the minimum value of energy.
हम क्या चूज करेंगे, हम एनर्जी की मिनिमम वैल्यू चूज कर लेंगे, क्योंकि वही तो सबसे क्लोज होगी ना, वही तो क्या होगी, सबसे क्लोज होगी, वही तो सबसे क्या होगी, क्लोज होगी, वही तो सबसे क्लोज होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इस डिटरमिनेंट का सबसे छोटा सॉल्यूशन होगा, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वही क्या देगी आपको, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी देगी। द स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन दैट इज द स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन दैट इज द स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट gives minimum value of energy. Value of energy will give minimum value of energy. The smallest value of determinant will give the minimum value of energy. दो डिटरमिनेंट की छोटे से छोटी वैल्यू हो क्या देगी आपको, एनर्जी की मिनिमम वैल्यू देगी। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे भाई 2/2 का डिटरमिनेंट है, दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, दो सॉल्यूशन मिलेंगे तो दो एनर्जी आएगी, छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, आपको कौन सी चूज करनी है, छोटे वाली एनर्जी आपको मोर क्लोज दिखाएगी, आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ही चूज करना है। मैं इस पे क्वेश्चन भी करवा दूंगा, एक बार रुक जाइए बस। देखिए भाई, देखो अगर आपका जो वेव फंक्शन है वो ऐसा होता है, अगर आपका जो वेव फंक्शन है, अगर इफ ट्रायल वेव फंक्शन इज लाइक दिस, इफ ट्रायल वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू कैसा होता, C1 phi1 प्लस C2 phi2 C3 phi3 एंड सो ऑन। कहां तक होता भाई, ये होता Cn phi n तक होता, ऐसा होता। तो डिटरमिनेंट कैसा था, देन determinant is then determinant is, तो determinant कैसा होगा। उमा जादव भाई कुछ नहीं बोला मैंने, जो डिटरमिनेंट में आपको दो वैल्यू मिलेंगे एनर्जी की, उनमें से आपको हमेशा सबसे छोटी वैल्यू को चूज करना है, बड़ी वैल्यू को चूज नहीं करना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम क्लोज जाना चाहते हैं आइडियल सिस्टम के, एग्जैक्ट के क्लोज जाना चाहते हैं। देखो भाई डिटरमिनेंट क्या होगा फिर, H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H13 माइनस ES13 अप टू सो ऑन H1n माइनस ES1n। यहां पर H21 माइनस ES21 प्लस ये बड़ा ही आएगा भाई, ये भी बड़ा ही आएगा, मैंने गलती से लिख दिया इसको, प्लस भी नहीं आएगा, H22 माइनस ES22 एंड सो ऑन H2n माइनस ES2n। नीचे जाओगे क्या आएगा भाई, HN1 HN2 माइनस ESN2, कहां तक HNN माइनस ESNN। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। लो भाई कोमल, पीछे वाली स्लाइड ओपन कर देता हूं, देख लो भाई, उतारा मत करो साथ के साथ। बोलो भाई,
अच्छा पीछे था क्या? देखो भाई, अब क्वेश्चन देता हूँ, एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। द टोटल वेव फंक्शन ऑफ ए स्टेट इज एक्सपेंडेड एज, द टोटल वेव फंक्शन of a, the total wave function of a state is expanded psi is equal to C1 phi 1 C2 phi 2, the matrix element of Hamiltonian हैमिल्टन के मैट्रिक्स एलिमेंट क्या दिए भाई? फाई 1 H फाई 1 वैल्यू दी है 0, फाई 1 H फाई 2 वैल्यू दी है आपको फाई 2 H फाई 1 वैल्यू दी है इसकी आपको 2, और आपको दिया है फाई 2 H फाई 2, इसकी वैल्यू दी है 3। अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ground state energy, approximate ground state energy of the system for linear variation principle is, ऑप्शन है -1, ऑप्शन है -2, ऑप्शन है आपको 9 और ऑप्शन है 5। क्वेश्चन कहाँ का है? CSIR का सवाल है, CSIR नेट का सवाल है, ठीक है। देखो भाई, अगर कभी भी आपको S11 और S12 नहीं दिए हुए हैं, अगर कभी भी आपको S11 और S12 नहीं दिए हुए हैं, अगर कहीं भी आपको S11 और S12 नहीं दिए हुए हैं, तो आप S11 को खुद से क्या मान लोगे? अगर नहीं दिया है तो S11 S22 को खुद से 1 मान लोगे, S12 और S21 को खुद से क्या मान लोगे? 0। अगर नहीं दे रहा है तो ये मतलब है उसका, अगर वो नहीं दे रहा है तो उसका मतलब ये है। अगर दिया नहीं है तो, दिया है तो फिर तो वही लेना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो आपको ये कंसिडर करना है। बोलो भाई, फटाफट सोल्व करके आंसर बताइए इसका, फटाफट सोल्व करके आंसर बताइए इसका, फटाफट सोल्व करके आंसर बताइए इसका। बोलो भाई जल्दी से। -5 तो नहीं आना चाहिए भाई आंसर, -5 तो आंसर ही नहीं है भाई। सूर्यांश -5 तो आंसर ही नहीं है, माइनस में तो आंसर ही नहीं है। कहां से ले आए आंसर माइनस में? मैं करूं क्या? मैं करूं क्या? बोलो भाई।
यार सुनिए, अरे कहां से ला रहे हो, 4 तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कुछ गलत दे दिया क्या डाटा मैंने गलत दिया क्या कुछ? 1 सेकंड देखने दो भाई मुझे, हो सकता है मैंने डाटा ही गलत दे दिया हो। S11 ठीक है, H12 2 दिया है, 21 भी 2 दिया है, सही दिया डाटा तो। पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। पेपर का सवाल है और कर दिया गलत, ऐसे कर दिया गलत खाम में, कुछ सवाल ही नहीं था ये तो। ये भी कोई सवाल होता है? ये सवाल होता है ये कोई? ये था भाई सिंपल, H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H21 माइनस ES21। जीरो कर दूंगा इसको। हाँ भाई बिल्कुल, मोहम्मद अनस बिल्कुल सही जवाब, -1 आएगा, -1 आएगा। देखो H11 0 है, E यहाँ पर रहेगा, ये 1 मानना है, इंटू 1, H12 2 दिया है और E यहाँ पर रहेगा, यहाँ 0 दिया है, तो ये भी 2 माइनस 0 है इंटू E, और ये क्या है 3 माइनस E इंटू 1। ऐसा बनेगा भाई, यहाँ बनेगा -E 2 2 3 माइनस E, गुणा कर दोगे 0 के बराबर, -E इंटू 3 माइनस E, -4 बराबर 0, ये क्या आएगा E स्क्वेयर माइनस 3E माइनस 4। भाई क्या करना है, सिंपल सी बात है, E स्क्वेयर माइनस 4E प्लस E माइनस 4 इज इक्वल टू 0। E कॉमन ले लो, E माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लो, E माइनस 4 इज इक्वल टू 0। E प्लस 1, अरे कहां से आ रहा है भाई, 5 बताना एक बार, कौन सी दुनिया का मैथमेटिक्स सोल्व कर रहे हो? -1 आ रही है और E की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, दिस विल बी द आंसर, लोवेस्ट वैल्यू विल बी द आंसर। कौन सी दुनिया से आए उठ के, ये नहीं आता सोल्व करना? कौन सी क्लास का है? छठी क्लास में आ जाता है ये, चलो कहीं आ जाता होगा 7th में आ जाता होगा, अरे कहीं 8th में आ जाता होगा, ये नहीं कर रहे तुम, लो कर दिया कमाल। अब इनको ये पढ़ाओ, कहेंगे मैं तो बायो से हूं, इसमें बायो है, इसमें हाँ बेफरीन उमर आपका सही था, अपूर्वा का भी सही है, प्रशांत सैनी का गलत है। बायो से हो, इसमें बायो कहोगे तुम, लगा दो बहाना, कह दो बायो से कहो एक बार, शर्म नहीं आएगी तुम्हें कहते हुए? एक बार कहो तो। ओ भाई कमाल कर दिया, कमाल ही कर दिया आज तो, कमाल कर दिया। नहीं कह दो ये तो बायो में हूं मैं, तो मुझे नहीं आता, मैं तो बायो में हूं, मैंने इसको देखा ही पहली बार है। ये रहा ऑप्शन फर्स्ट, -1। एक और दो सवाल, एक और सवाल दूं क्या? इसमें दोनों उठा दिया तुमने, इसमें भी उठा दोगे? लो उठा दो, छोड़ना मत बस अब, लो भाई। मोनिका मैट्रिक्स सबको पढ़ना पड़ता है,
जो बायो के बच्चे वो मास्टर्स में मैट्रिक्स पढ़ के आते हैं, और जो मैथमेटिक्स के बच्चे वो मास्टर्स में बायो पढ़ते हैं, इतना तो सब पढ़ते ही हैं। तो दिस इज नॉट एक्सक्यूज। मैट्रिक्स तो आपने पढ़ा ही होगा मास्टर्स में, सही बात है। रो की गुणा नहीं करनी आती कॉलम से, कमाल कर दिया भाई। और एक गिवन साई इज इक्वल टू C1 Phi1 प्लस C2 Phi2 आपको देता है Phi1 H Phi2 डीटो इज इक्वल टू 2.5 ठीक है। Phi1 H Phi1 उसके बाद Phi2 H Phi2 ये किसके बराबर, 12 के बराबर है, ठीक है। डिटरमाइन वेरिएशनली देखो भाई, अगर आपको H12 दिया है और H21 नहीं दिया है, अगर आपको H12 दिया है, अगर आपको H12 दिया है और H21 नहीं दिया है, तो H12 और H21 बराबर ही मानने हैं, H12 और H21 बराबर ही मानने हैं। यही कौन होगा, यही किसके बराबर होगा, Phi2 H Phi1 होगा। अपने आप समझ जाया करो ये वाली बातें, तो यही इसके बराबर होगा, वो इसके भी बराबर होगा। ऑप्शन आपके पास है बोलो भाई। चलो भाई निकाल दो। देखिए जितना तो होगा ही नहीं तुमसे, अगर वही ना दे तो गलती करोगे पक्का। ये भी किसका क्वेश्चन है भाई, CSIR 2016 पता नहीं 17 का सवाल है, 16 या 17 का सवाल है, शायद जून 2017 का सवाल है मेरे ख्याल से, पता नहीं 16 का सवाल है। सौरभ पंत बिल्कुल सही जवाब। बोलो भाई, आकृति बिल्कुल सही जवाब है, सचिन गलत जवाब है। देखो भाई, इसमें भी कुछ नहीं करना था, इसमें भी कुछ नहीं करना था। क्या करना था भाई आपको, H11 H11 माइनस ES11 H12 माइनस ES12 H21
माइनस ES21 H22 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, 0 आ जाएगा। H11 तो 0 है, 0 माइनस ई यहाँ बनेगा भाई, यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, ये बनेगा 0 माइनस ई, वहाँ बनेगा H12 कितना दिया है 2.5, हाँ 2.5 माइनस 0, S12 0 होता है, 2.5 माइनस 0, H22 कितना दिया है 12 माइनस ई 0 के बराबर, ये आएगा माइनस ई इंटू 12 माइनस ई माइनस 2.5 इंटू 2.5, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा E² माइनस 12E माइनस 6.25 इज इक्वल टू 0। अब इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। आंसर से भी समझ में आ रहा है, आंसर से भी समझ में आ रहा है। क्या आएगा देखो, E² माइनस 12E, E² माइनस 12E माइनस 12.5E, .5E लिखता हूँ, प्लस 0.5E माइनस 6.25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12.5 में से 5 का 12 ही तो बचेगा माइनस का, ये आ जाएगा। पहले वाले में तो E कॉमन, E कॉमन क्या बचेगा, E माइनस 12.5, दूसरे वाले में से 0.5 कॉमन, 0.5 कॉमन तो E माइनस, इसमें से 0.5 कॉमन लूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0.5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा E माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा E माइनस 12.5 प्लस इंटू, हाँ इंटू E प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू 12.5 और यहां से क्या माइनस 0.5। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 0.5। आंसर विल बी माइनस 0.5। सचिन सही जवाब, प्रशांत सैनी, यशविनी सही जवाब है, सही जवाब है। हाँ ओके। नहीं आकृति, मैंने बोला था आपको सबसे लोवेस्ट वैल्यू ही चूज करनी है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू ही चूज करनी है, सारी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना। ग्राउंड स्टेट के लिए सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। देखो भाई, ये कहाँ आ गई स्लाइड ये वाली, स्लाइड ऊपर नीचे हो गई थी भाई। ठीक है, बोलो भाई, यहां तक डाउट है किसी को? देखो भाई, ये देखो, ये आपके पास पहले ही मैंने लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल,
एप्लीकेशन ऑफ लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। सबसे पहले एप्लीकेशन कौन सी है? हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो भाई, इसमें क्या कहता है? इट इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। ये जो है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है किसका? लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल का। इसको जस्ट लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल में जो टर्म लिखे उनमें उनको क्या कर दिया गया है? उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। विच कैन बी अप्लाइड टू सिंपली कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसको अप्लाई किया जा सकता है कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के ऊपर। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है किसका? हक्कल मोलिकुलर लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल का, जिसमें क्या कर दिया गया है? जिसमें सिंप्लीफाई कर दिया गया है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, जिसमें सिंप्लीफाई किया गया किसको? लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल के रिजल्ट को। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल का, और इसमें सिंप्लीफाई कर दिया गया है किसको? एलवीपी के रिजल्ट को। ठीक है, और कहां पर एप्लीकेबल है? सिंपली कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है। आगे लिखता है द थ्योरी इज बेस्ड अपॉन सिग्मा पाई सेपरेबिलिटी प्रिंसिपल। जो हक्कल थ्योरी है वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को सेपरेट करके चलती है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में सारे के सारे क्या होते हैं? वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, वैसे ही जो HMOT है, हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसमें सिग्मा और पाई को डिस्टिंग्विश करके किया चला जाता है कि सिग्मा और पाई एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं। सिग्मा पाई सेपरेबिलिटी डिपेंड अपॉन सिग्मा पाई सेपरेबिलिटी प्रिंसिपल। सिग्मा पाई सेपरेबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है भाई। विच मीन्स इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक इनर शेल। उसका मतलब जो एटॉमिक इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो 2p 2s 1s2 2s2 2p बॉन्डिंग में काम आएगा, 2s तो नहीं आएगा ना, 1s आएगा। तो जो इनर शेल कौन सी होगी? 1s और 2s। तो जो इनर शेल है एक तो वो, और उसके बाद जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है एंड लोकेलाइज सिग्मा बॉन्ड प्रोवाइड एन इफेक्टिव फील्ड इन विच रिमेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव। पाई इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना भी पूरा का पूरा सिस्टम बचा हुआ है वो क्या प्रोवाइड करेगा? वो एक फील्ड प्रोवाइड करेगा, जिस फील्ड में पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूमते होंगे, जिस फील्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से वहां घूम रहे होंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है? द नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन इज टू अप्रोक्सीमेट द पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगली सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है? कि जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, वो कहां से बने हैं? वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हैं। जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हैं। उसके बाद कहता है नेक्स्ट, द पाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट इंटरेक्ट विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जो पाई हैं वो सिग्मा के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वो उनसे अलग है। पहले भी यही बात कही थी, और ये बात क्या है? सिग्मा पाई सेपरेबिलिटी ही ये बात है। उसके बाद HMO थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स पर ही वैलिड होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर वैलिड नहीं होती। केवल पाई पर ही वैलिड होती है, सिग्मा पर वैलिड नहीं होती। ठीक है, बोलो भाई, बोले किसी को डाउट हो तो। हक्कल थ्योरी के कुछ बेसिक फीचर्स बताइए, कुछ और फीचर्स अभी बताता हूं आगे, कि आगे पता लगता रहेगा आपको। बताऊं भाई आगे? बोलूं? बोलूं? ठीक है भाई, देखो कहता है जो हर एक कार्बन एटम है कंजुगेटेड सिस्टम में, ईच कार्बन एटम contribute one atomic orbital that is pz orbital, that is pz orbital, pz
to the wave function, to the wave function corresponding to मोलिकुलर ऑर्बिटल। हर एक मोलिकुलर ऑर्बिटल में हर जो कार्बन एटम है वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेगा। वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। एक एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। तो तीसरा कहता है, एक और कहता है, इन द सेक्युलर डिटरमिनेंट इंटीग्रल्स इन सेक्युलर डिटरमिनेंट replaced by Huckel parameters। वो कौन से? अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या किया गया है? जो HII है वो कोलाम इंटीग्रल है, उसे क्या कहते हैं? अल्फा। जो HIJ है वो रेजोनेंस इंटीग्रल है, उसे कहते हैं बीटा। रेजोनेंस कह लो या एक्सचेंज कह लो, ठीक है। ये कब होगा? जो HIJ है वो बीटा होगा इफ ith एंड jth एटम कनेक्टेड डायरेक्टली। सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मान लो एक लंबी सी चेन है ऐसे, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब मैं H12 की बात करूंगा तो वो बीटा होगा। जब मैं H23 की बात करूंगा तो भी वो बीटा होगा। जब मैं H34 की बात करूंगा तो भी वो बीटा होगा। लेकिन जब मैं H13 की बात करूंगा तो वो 0 होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस किसमें? डायरेक्ट वाले में ही होगी। एक्सचेंज किसके साथ करेगा? एडजेसेंट वाले के साथ ही करेगा। ऐसा वो मानकर चल रहा है। बोलो भाई। और जितने भी SII हैं वो 0 हो जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे। और SIJ हैं वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। S12 S21 क्या हो जाएंगे? 0, और बाकी क्या हो जाएंगे? ठीक है। और आगे क्या कहता है? आगे पहला क्या लिखता है? सिग्मा पाई सेपरेट होंगे। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड के नेटवर्क के ऊपर मूव करेंगे। सिग्मा बॉन्ड एक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। एटम का जो न्यूक्लियस है और सिग्मा बॉन्ड है वो एक फील्ड प्रोवाइड करेंगे जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। और हर एक कार्बन एटम एक पीजेड ऑर्बिटल, एक पीजेड का वेव फंक्शन देगा टोटल ट्रायल वेव फंक्शन के अंदर, जिससे MO बनेगा, जिससे आपका पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। जिस ट्रायल वेव फंक्शन से आपका पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, उस ट्रायल वेव फंक्शन में हर एक जो कार्बन एटम है वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन देगा। नेक्स्ट कहता है जो इंटीग्रल सेक्युलर डिटरमिनेंट में है उनको हक्कल पैरामीटर से क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। जैसे कोलाम्ब इंटीग्रल को अल्फा कह दिया है। अल्फा क्या बताएगा? इस कार्बन के ऊपर डेंसिटी, इसके ऊपर और इसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर डेंसिटी। बीटा क्या है? एक्सचेंज इंटीग्रल या फिर रेजोनेंस इंटीग्रल, मतलब एक और दूसरे में जब एक्सचेंज होगा तो बीटा लिखा जाएगा। और जब एडजेसेंट एटम कनेक्टेड होंगे तो बीटा रहेगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एडजेसेंट होंगे तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा? एडजेसेंट रहेंगे तो बीटा होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? 0। अदरवाइज HIJ भी 0। नेक्स्ट कहता है ऑल द कार्बन एटम्स, थोड़ी सी बच गई बस। ऑल द कार्बन एटम्स वर कंसिडर्ड, all the carbon atom are considered as
ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, मतलब हर कार्बन एटम को क्या माना गया है, आइडेंटिकल ही माना गया है, आइडेंटिकल ही माना गया है। मतलब सो ऑल कोलॉम्बिडिकल अल्फा, ठीक है, इसका मतलब क्या, सो ऑल कोलॉम्ब इंटीग्रल अल्फा वर इक्वल, वर इक्वल। अगर H11 क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फा, H11 इसके ऊपर डेंसिटी बताएगा, H22 इसके ऊपर, और जब सारे एक जैसे, तो डेंसिटी क्या रहेगी सबके ऊपर, इंडिविजुअल तो एक जैसी रहेगी, इंडिविजुअल तो कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी, ठीक है। इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, चाहे तो ये सिस कन्फर्मेशन है, चाहे तो सिस है, चाहे तो सिस है, और चाहे क्या है, ट्रांस है, चाहे क्या है, ट्रांस है, चाहे क्या है, ट्रांस है, ठीक है, चाहे सिस है चाहे ट्रांस है। हमेशा क्या होगा, सिस ट्रांस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर तो होती नहीं दोनों कार्बन के ऊपर, बट इसमें क्या होगा, ये सिस वाला स्ट्रक्चर है और ये ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है। इसकी इस अजम्पशन की वजह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वी कांट डिफरेंशिएट सिस ट्रांस, हम सिस ट्रांस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि चाहे सिस कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे ट्रांस हो, ये दोनों कार्बन सेम रहेंगे, दोनों कार्बन भी क्या रहेंगे, हमेशा सेम ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हक्कल पैरामीटर अल्फा, अल्फा इज considered as negative of ionization energy, negative of ionization energy। अल्फा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अल्फा, और अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, कितनी बाइंडिंग एनर्जी किसके ऊपर, जब एक एटम के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फिर जब पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी हो, किसको बताता है, अल्फा को बताता है, ठीक है। बीटा इज स्मॉलर देन अल्फा, but alpha in magnitude, but in Huckel theory alpha is 0 as a reference, and beta we get is -75 kilojoule per mole, -75 kilojoule per, ठीक है भाई, बोलो भाई, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। बोलो भाई, सिस और ट्रांस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सिस और ट्रांस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और भी कई सारी चीजें नहीं कर पाओगे। जब मैं आपको समझाऊंगा ना आगे वाली क्लास में, इथाइलिन समझाऊंगा, एलाइल समझाऊंगा, साइक्लोप्रोपेन समझाऊंगा, साइक्लोब्यूटाडाइन समझाऊंगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा कोई खास बात नहीं है, बस क्या किया, देखो क्या कहता है
किसी भी कंजुगेटेड, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो आपका ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम है, ये ऐसा है CH2 CH CH2, मान लो ये सिस्टम आपको दिया, ठीक है। हाँ भाई मोहम्मद अनास अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ये रेजोनेंस एनर्जी है, ये रेजोनेंस एनर्जी है भाई। देखो जनरली क्या होता है कि जो बीटा है ना वो स्मॉलर होता है अल्फा से, क्योंकि बीटा क्या है, बीटा रेजोनेंस की वजह से जो एनर्जी है वो है, और अल्फा किसकी एनर्जी है, अल्फा खुद इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है कार्बन के ऊपर। मैं आपको समझाता हूं भाई, देखो अल्फा है क्या रियलिटी में, अल्फा आपके पास है 51H51 डी टाउ, ये अल्फा है, आई लिख दूंगा तो अल्फा आई आ जाएगा, मतलब आइथ कार्बन एटम की कितनी एनर्जी है, जब आइथ कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, मतलब जब इस कार्बन के ऊपर जो पीजेड उसमें इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड तो मुझे हटाने ही पड़ेंगे, पाई बॉन्ड तो अभी बने, मैं सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं बस। देखो पाई बॉन्ड तो अभी बने नहीं है ना, पाई बॉन्ड तो अभी बनेंगे, इसकी बात कर रहा हूं भाई। एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन। जब अकेले कार्बन के ऊपर, सुन लो अभी बता रहा हूं, जब अकेले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा, ये सारे पीजेड ऑर्बिटल हैं, सारे ही पीजेड ऑर्बिटल हैं, चाहे सी से ट्रांस कोई फर्क नहीं कहता, हकल कहता, सारे एक जैसे हैं, तो इसकी एनर्जी अल्फा, अल्फा और अल्फा। लेकिन जब एक्सचेंज होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होंगे एक दूसरे के साथ, तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी आएगी, बीटा। तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी आएगी, बीटा। और ये यहां से यहां, मतलब यहां से यहां इस एक्सचेंज को मना करता है, और इस एक्सचेंज को भी क्या करता है, मना करता है, क्योंकि क्या कहता है, केवल नेबर्स में ही एक्सचेंज होगा, बाकी दूर एक्सचेंज नहीं होगा, उसको क्या कहता है, रेजोनेंस एनर्जी कहता है। और वो ये कहता है कि अगर मैं अल्फा का नेगेटिव कर दूं, तो किसके बराबर आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है वो, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर अल्फा को नेगेटिव कर दोगे, मान लो इसकी बाइंडिंग एनर्जी अल्फा है, तो आपको अल्फा ही तो देनी पड़ेगी उसको आयनाइज करवाने के लिए, ठीक है। और वो ये भी कहता है कि रियलिटी में जो अल्फा है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो वो बीटा से बड़ा है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस होगी, एक्सचेंज होगा, तो एक्सचेंज की वजह से सिस्टम स्टेबलाइज होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और एक्सचेंज में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, किस फॉर्म में देखनी है, वो बीटा की फॉर्म में देखनी है। किस फॉर्म में देखनी है, बीटा की फॉर्म में देखनी है। और बीटा की वैल्यू क्या ली है, अब अल्फा तो हर एक के लिए पता नहीं कर सकते हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी से डाटा निकाला, उसमें अल्फा को क्या मान लिया, 0 मान लिया। और जब अल्फा को 0 माना तो बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, -75 किलो जूल पर मोल निकल के आई। हमने क्या माना, जब रेजोनेंस नहीं था तो सब पे अल्फा था, और जब रेजोनेंस हुआ तो कितनी एनर्जी आ गई। और जब वहां से डाटा को कंपैरिजन किया गया तो बीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास, -75 किलो जूल पर मोल। एक्सचेंज होने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम स्टेबल होता है, वो एनर्जी है ये। बोलो भाई, डाउट किसी को? फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी कल वाली क्लास में, इस वीक में या फिर अगले मंडे ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगी क्वांटम। ठीक है भाई, ओके। हिल्बर्ट स्पेस आकृति मल्टी डायमेंशन स्पेस होता है। यहाँ पर हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं। जो हिल्बर्ट स्पेस है वो इनफाइनाइट डायमेंशन की बात करता है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, वो फिजिक्स का टॉपिक है, वो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है। हिल्बर्ट स्पेस आपके लिए आसान कर देता है। जब आप इनफाइनाइट डायमेंशन की बात करते हो तो आप उसको हिल्बर्ट स्पेस के अंदर पढ़ोगे। बस इतना ही समझो कि जब डायमेंशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो, वैसे जब डायमेंशन बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको हिल्बर्ट स्पेस में पढ़ते हो। XYZ को तो सिंपल ही पढ़ लेते हैं हम लोग।